हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले यू मस्ट नो लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? आप समझिए थोड़ा सा। आप क्या करते हैं, सपोज करें कि आप एक ग्लास लेते हैं, ग्लास वो थोड़ा सा वीक हो, इतना हैवी ना हो हम उस पर जंप करें ना टूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप मिरर की बात करें तो मिरर का रख सकते हैं आप। अब उसमें क्या करते हैं आप कि दो तरह का ऑब्जेक्ट लें, एक थोड़ा स्मॉलर लें स्टोन, छोटा स्मॉल स्टोन, एक बड़ा स्टोन लें और उसे सेम हाइट से गिराएं। तो देखिएगा हो सकता है कि छोटा स्टोन उसे ब्रेक ना कर पाए, लेकिन हैवी स्टोन जो होगा वो उसे ब्रेक कर पाएगा। यानी कि जो मोशन जो उसमें आया, मोशन जो आया उसका जो इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसका जो इफेक्ट वो इफेक्ट दिखाएगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो उसके मास पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, अगर कोई आपको शूट करता है, आपकी तरफ गोली फायर करता है अपने बंदूक से, आप उसे हाथ से रोकने की कोशिश करें, वो हाथ आपको क्या करेगा, वो हाथ को पेनिट्रेट कर देगा। लेकिन अगर उसी गोली को वो हाथ से फेंके तो आप उसे कैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बुलेट से फायर किया गया तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि आपने जब हाथ लगाया तो वो आपके हाथ को ही पेनिट्रेट कर देता है, लेकिन जब हाथ से उसे फेंका गया एक कम वेलोसिटी के साथ जब उसे थ्रो किया गया, यू आर एबल टू कैच इट। इट मींस ये जो इफेक्ट ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। दो बातें समझिएगा, पहले कंडीशन में डिपेंड किया मास पर और दूसरे कंडीशन में डिपेंड किया वेलोसिटी पर। तो जो इफेक्ट होता है मोशन का, जो इफेक्ट होता है वही चीज हमारा कहलाता है क्या, मोमेंटम कहलाता है। तो मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करें लीनियर मोमेंटम को, it is the quantity of motion possessed by the body. It is the linear momentum is the quantity of motion possessed by the body. It is the product of, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट m है, उसकी वेलोसिटी उसमें v है, तो हम कह सकते हैं linear momentum it is denoted by p is the product of mass and velocity. तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि linear momentum क्या है। linear momentum is the quantity of motion possessed by the body, or you can say it is the effect of motion. Okay, but if it is the m is the mass of the object and v is its velocity, in that case linear momentum p is equal to mass into velocity. mass एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि v एक वेक्टर क्वांटिटी है। mass हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और v हमारा क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी आप किसी स्केलर को वेक्टर से प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी आता है। इसका मतलब ये जो हमारा मोमेंटम है ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था लीनियर मोमेंटम का। अगर हम इसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करें, ध्यान से समझिएगा प्लीज, यूनिट के बारे में बात करें, मास का क्या लेते हैं हम लोग, केजी, और वेलोसिटी का क्या लेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन की बात करें तो मास का क्या होता है, m, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, lt माइनस वन। अगर से कंबाइन करके लिखे ml t माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन इसका है ml t माइनस वन। जब अगर आप उसे mks यूनिट में लिखते हैं तो, और अगर इसी को आप cgs यूनिट में लिखेंगे तो इसका जो हमारा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसी का दूसरा फॉर्म हमारा हो जाता है, समझिएगा ध्यान से, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस अभी करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी ये कैसे होता है। ठीक है, ये था हमारा लीनियर मोमेंटम। अब देखिए थोड़ा सा पीछे जाइए, पीछे वाली वीडियो में जाइए और समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन। ओके, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो फिर सेकंड लॉ यही कहता है, फर्स्ट लॉ कहा भाई फोर्स नहीं लगा है तो जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर तुरंत उस पर क्वेश्चन आ जाता है क्या होगा जब सेकंड लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो जब सेकंड लॉ जब उस पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा, जब उस पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा वही हमारा सेकंड लॉ बन जाएगा। ठीक है ना, तो सेकंड लॉ में वही बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है कंटिन्यूअसली, तो उस पर जब कोई फोर्स एक्ट करेगा तब उसके बाद उसके मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में जानना था। समझिएगा ध्यान से।
ऑब्वियस बात, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है हमारा m, इसकी वेलोसिटी है u, ये u हमारा जीरो भी हो सकता है, कुछ भी या हो सकता है चलती रहे, या हो सकती है वो रुकी हुई हो। अब क्या किया हमने, लगाया इस पर फोर्स। जब इस पर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसकी स्पीड इधर थी, जब आज पर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली इसका जो वेलोसिटी होगा और v बढ़ गया, अब हमारा हो गया m। तो बताइए यहां पर जो लीनियर मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसको इनिशियल मोमेंटम बोलते हैं m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, m इंटू वी। तो आपने क्या देखा कि उसके जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया। आखिरकार ये जो मोमेंटम चेंज हुआ कुछ तो टाइम लगा होगा, मान लो कि टाइम लगा। अब सोचो जरा सा, अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे, अगर हम ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो u से v जाने में उसे थोड़ा कम समय लगेगा, कम फोर्स लगाएंगे u से v जाने में उसे ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे u से v जाने में उसे कम समय लगेगा, यानी टाइम। तो अगर हम रेट निकाले, रेट इन चेंज इन मोमेंटम, रेट इन चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv माइनस mu अपॉन में t, ये हो जाएगा। यही कहता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो रेट इन चेंज इन लीनियर मोमेंटम उसके फोर्स पर डिपेंड करेगा। मतलब जितना ज्यादा आप फोर्स लगाइएगा रेट इन चेंज इन मोमेंटम उतना ही, समझ रहे हैं, ज्यादा होगा। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट इन चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लेकिन एक चीज और, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात हुई थी, और ये जो क्या कहते हैं कि चेंज इन मोमेंटम होगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर देखिए इधर वेलोसिटी हो रही है, आपने फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा ना, तो फोर्स के डायरेक्शन में हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर बॉडी इधर जा रही है और आपने फोर्स इधर लगा दिया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव आ जाएगा, यानी अपोजिट जो फोर्स इधर लग रहा था, मान लीजिए अगर ये बॉडी का मोशन है इस तरफ, ये हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और हमने फोर्स इधर लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, पहले का मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, दूसरे का मोमेंटम कम हो जाएगा। समझिएगा फिर से ध्यान से। मान लीजिए अभी इसकी स्पीड है अब 10 मीटर पर सेकेंड, और हम इस डायरेक्शन को ले रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या ले रहे हैं हम इसे, पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर हमने फोर्स इधर लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इधर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब मोमेंट मान लो स्पीड हो गया इसका 5 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड हो गया इसका, 5 मीटर पर सेकेंड। उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो हमारा होगा फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। ये तो मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, तो मोमेंटम कितना हो गया, 2 इंटू 10 20 हो गया, और 2 kg मास तो चेंज नहीं होगा ना, 2 इंटू 5। अब मोमेंटम कितना हो गया, 10 हो गया मोमेंटम। तो चेंज निकालिए, 10 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 10 हो गया। माइनस मोमेंटम क्या आ गया हमारा, नेगेटिव आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, नेगेटिव का मतलब हो गया कि फोर्स इधर अगर हमने नेगेटिव लिया था, अगर हमने इस डायरेक्शन को नेगेटिव कहा था तो मोमेंटम भी नेगेटिव आ गया। मतलब कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो सेकंड लॉ हमारा यही स्टेट करता था। सेकंड लॉ कहता है कि व्हेन a force applied on a body, then rate in change in momentum of the body is directly proportional to the applied force, and changes occur in the direction of force. जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है चेंजेस भी हमारा उसी डायरेक्शन में होगा। ये था हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ फोर्स या सिंपल फोर्स लॉ। तो देखिएगा सेकेंड लॉ ने हमें फोर्स के बारे में जानकारी दी। क्या जानकारी दी मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा देखिएगा कि मान लीजिए सेकेंड लॉ क्या कह रहा था, आपको पता होगा। इसे मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, एक समझाऊंगा 9th क्लास के हिसाब से, एक समझाऊंगा 11th क्लास के हिसाब से। तो 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट का मास m है, इसकी वेलोसिटी u है, बाद में इसकी वेलोसिटी t टाइम में बढ़ के v हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, mv माइनस mu। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, इसे डेल्टा p लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो अब इस कंडीशन में तो रेट इन चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, रेट इन चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv माइनस mu बाई टी। तो ये रेट इन चेंज इन मोमेंटम। सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट इन चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो F इज इक्वल टू दे देते हैं, तो m को कॉमन ले लो, v माइनस u बाई टी। और आपने पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, है ना, v माइनस u बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, k ma। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया
के की वैल्यू हमारी होती है 1, यानी हमारा इक्वेशन क्या आ गया, F इज इक्वल टू एम ए। तो सेकेंड लॉ के हेल्प से, जो सेकेंड लॉ ये स्टेटमेंट था, सेकेंड लॉ के हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, फोर्स का डेरिवेशन निकाल लिया। यानी सेकेंड लॉ में फोर्स के बारे में भी बताता है। दिस इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ फोर्स या फोर्स लॉ। ये हमारा था जब हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में। अगर हम 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, देखिएगा, फ्रॉम द सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू dp बाई dt, रेट इन चेंज इन लिनियर मोमेंटम। समझना मेरा ध्यान से, यहाँ पर आप वेक्टर में क्वांटिटी लगा सकते हैं, ठीक है, तो शायद अपने चांसेस जो है गलत होने के नहीं के बराबर हो जाएंगे। नहीं तो हो सकता है आपका 9 तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वेक्टर साइन सिंबल यूज नहीं करते, तो हो सकता है आपके मार्क्स को काट दिया जाए, उसे गलत ही पूरी तरह से कर दिया जाए। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है उस पर आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। सेकेंड लॉ ने कहा dp बाई dt, F प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, क्या हो जाएगा, के डी। हमने पढ़ा तो मोमेंटम किसके बराबर होता है, m इंटू वी के बराबर। m कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, के एम टीवी बाई डी टी, और आपने पढ़ रखा है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एम ए। तो के हमारा कितना आ गया, के तो 1 आता है एक्सपेरिमेंटली, F इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए हो गया। दिस इज द इक्वेशन फॉर फोर्स। ये जो फोर्स हमारा हुआ, इसका ये हमारा आ गया फॉर्मूला, है ना। इसलिए हम इस चीज को कहते हैं लॉज ऑफ फोर्स, भी हम लोग इन चीजों को कहते हैं। तो ये चीजें हमने देखा कि पहला क्या था, हम देखा क्या इसमें कि लिनियर मोमेंटम क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि क्या है हमारा फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का हम लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया। अब जो आती है सेकेंड लॉ का जो सबसे बड़ा एडवांटेज कर सकते हैं आप, वो है हमारा इंपल्स। तो इंपल्स के बारे में हम लोग देखते हैं, इंपल्स क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो है इंपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपल्स क्या होता है हमारा, इंपल्स को जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये चीजें हैं, इसको आपने नेल है, आपको इसने हथौड़े से आपने इसको हिट किया, तो शॉर्ट टाइम के लिए, अगर किसी वेरी स्मॉल पीरियड के लिए एक लार्ज फोर्स हिट होती है किसी ऑब्जेक्ट पर, यानी कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर लार्ज फोर्स का अप्लाई होना, सच काइंड ऑफ फोर्स इज नॉन एज इंपल्सिव फोर्स। फिर ध्यान सुनिएगा, एक लार्ज फोर्स अगर शॉर्ट टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है, तो उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। और इसके कारण जो इफेक्ट आएगा, दैट्स नॉन एज इंपल्स और इंपल्स ऑफ फोर्स। समझिएगा, इंपल्स ऑफ फोर्स और इंपल्स हम लोग सेम कैटेगरी में रखते हैं। अगर वो इंपल्सिव फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है, तो उसके कारण जो इफेक्ट होगा, दैट्स द इंपल्स और इंपल्स ऑफ फोर्स। यानी कि हम कह सकते हैं, इंपल्स को अगर डिफाइन करना हो, इट इज द इफेक्ट ऑफ द लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, दैट्स द इंपल्स और इंपल्स ऑफ फोर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। जितने टाइम तक लगा और जो फोर्स लगा, उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स द इंपल्स। इंपल्स को मैथमेटिकली कर सकते हैं हम लोग। इंपल्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू फोर्स एवरेज इंटू टाइम। फोर्स एवरेज इंटू टाइम। एवरेज फोर्स क्यों लिया, देखिए, जब आप हिट करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए ये नेल है, इसके अंदर इसे देना है, आप जब हिट करते हैं, शुरू में तो फोर्स ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इसका ये अपोज करता है, तो इसका जो नेट फोर्स इसके ऊपर होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये क्या होता है, टाइम के साथ वेरी कर जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट के मेथड से देखें, तो आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। मान लीजिए कोई फोर्स एफ लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर शॉर्ट टाइम डी टी के लिए, इस कंडीशन में डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी टी। अगर हमें टोटल इंटीग्रेट निकालना हो, तो आई इज इक्वल टू T1 से T2 तक इसे इंटीग्रेट कर देंगे, एफ T2 माइनस T1 से इंटीग्रेट कर लिया, तो आ गया क्या, आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। दिस इज द इंपल्स। अब सोचते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों ने लगाया, देखा इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी टी। पढ़ा था हम लोगों ने। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए यहां पर फोर्स हमारा वेरी कर रहा है, फोर्स हमारा
वेरी कर रहा है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि F1 से F2 तक इसे इंटीग्रेट कर देंगे। स्टार्टिंग में फोर्स F1 लग रहा था, और जैसे मैंने क्या कहा, नेल में जैसे आप हिट करते हैं तो यहां से एक रिएक्शनल फोर्स भी मिलता है, तो नेक्स्ट फोर्स को ये कम करता चला जाता है। तो मान लीजिए F1 से वो F2 पहुंच गया, तो इंपल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर फोर्स हमारा वेरी कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि फोर्स F इंटू डी टी को हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आपको, F इज इक्वल टू dP बाय dt, तो dP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी टी। तो हम इसे लिख सकते हैं F इंटू डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू dP। तो हमारा ये लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगा। अब मोमेंटम हो गया P1 से P2 तक, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे P2 माइनस P1, दिस इज द इंपल्स। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए एक ऐसा फोर्स इस पर लगता है किसी ऑब्जेक्ट को जो टाइम के साथ वेरी करता है, तो फोर्स F हमने उस समय लिया एक खास इंस्टेंट पर, और टाइम क्या लिया, dt। तो जस्ट देखा हम लोगों ने, I हमारा क्या हो जाएगा, F इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर लिया कहां से कहां तक। अगर फोर्स वेरी कर रही है यूनिफॉर्मली, तो ऑब्वियस सी बात है एक जगह F1 लिया और दूसरी जगह हमने क्या ले लिया, इसे F2 ले लिया। तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि F इंटू डी टी, हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा है कि F इंटू डी टी किसके बराबर होता है, dP के बराबर होता है, तो dP रख लिया। तो जैसे आप इसको चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन का रूल भी है, आप लोग 12th में पढ़ोगे इस चीज को, जैसे इसे चेंज करते हैं F इंटू डी टी को dP रखा, तो पहले फोर्स चेंज हो रहा था ना, जब मोमेंटम के टर्म में आया क्या हो जाएगा, मोमेंटम उसी हिसाब से वेरी करेगा। तो पहले मान लीजिए मोमेंटम था हमारा P1, अब बाद में हो गया चेंज हो गया P2, तो dP का इंटीग्रेशन होता है हमारा P, लिमिट पुट करेंगे P2 और P1 तो हो जाएगा P2 माइनस P1, यानी इंपल्स हमारा हो गया चेंज इन मोमेंटम। कह सकते हैं मैथमेटिकली इंपल्स ऑफ ऑन अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा उसके कारण जो क्या कहते हैं कि इंपल्स होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के कारण। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, उस पर फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, तो उस कारण से क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो इंपल्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकाल देंगे, तो उस कंडीशन में हमें मिल जाएगा उसका इंपल्स। तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो फॉर्मूला क्या मिलता है, प्लस ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स मिलेगा, जब वो करना ही पड़ेगा और इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हम लोग कह सकते हैं इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स, एवरेज फोर्स, भी लिखा है मैंने, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, तो किसके बराबर हो जाएगा, P2 माइनस P1 को। इस चीज में देखिएगा कभी कभी आपको फोर्स निकालना पड़ जाएगा, तो P2 माइनस P1 बाय T, आप इस चीज को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। T हमारा क्या है, जब तक वो चीज, जब तक फोर्स उसके कांटेक्ट में रहा है, जब तक फोर्स उस पर लगता रहा है। ये क्या था हमारा, ये था हमारा इंपल्स के रिस्पेक्ट में सारा हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं इंपल्स क्या, हमें फायदा क्या है इंपल्स को जान करके, हम लोग क्या देखते हैं, इस चीज को देखिएगा। तो इंपल्स को करने सबसे पहली बात, अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है तो क्या वो, मान लीजिएगा आप क्या करते हैं कि आपका कांच का सामान है, आप चाय पी रहे हैं, गिर गया, फ्लोर पे गिरा, टूट गया, है ना। तो अब उस कंडीशन में क्या अगर हम सामान खरीद के लाते हैं, कुछ भी चाइना बॉन्स जो होता है, जिसको कहते हैं चाइना वेयर्स भी कहते हैं, जो चीनी मिट्टी का जो बना होता है, वो क्या होता है जब लाते हैं तो गिरेगा तो वो टूट जाएगा। तो आप जो सेफ, अगर बहुत सारा बल्क में अगर मूवमेंट हो रही है, अब बहुत, तो उसको कैसे मूव करा जाए, तो हम क्या करते हैं उसको थर्मोकोल के अंदर उसको पैक करके आप जाइएगा कभी डिशेस वगैरह खरीदने के लिए, उसे ऐसा रखा जाएगा, अगर आपके हाथ से गिर जाएगा तो भी देखिएगा वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। कहा जाता है कि अगर आप टफ फ्लोर, मतलब कि सीमेंटेड फ्लोर पे जंप करते हैं तो पैर हाथ टूटने का, इंजर्ड होने का आपका ज्यादा चांस होता है कंपेयर टू अगर आप सैंड पे कूदते हैं तो, है ना। या फिर तो कहा जाता है कि टीवी वगैरह जब लाते हैं तो उसको एक स्पेशल टाइप का बॉक्सिंग की जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज समझिएगा। इसमें क्या है कि इंपल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये गिर के यहां फॉल होती है, तो अब इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, जब यहां से गिरेगी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और फाइनली बॉडी क्या हो जाएगा, फाइनली बॉडी रुक जाएगा। रिबाउंस हो सकता है कि हम ये समझते हैं रुक जाएगा, तो अब फाइनल मोमेंटम हो गया हमारा 0, P फाइनल हो गया हमारा 0, और P इनिशियल क्या था हमारा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इंपल्स हमारा क्या हो जाएगा, इंपल्स हो जाएगा mv माइनस 0,
यानी कि आप कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो हमारा इंपल्स हो जाएगा। इस कंडीशन में हम जान रहे हैं गिरेगा तो वो मान लीजिए यहां से गिरा, हम खाली इसको गिरा रहे हैं या हम इसको बॉक्स में पैक करके गिरा रहे हैं, यहां से गिरा रहे हैं तो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम तो सेम होगा, यानी इंपल्स हमारा क्या होगा इस कंडीशन में सेम होगा। तो इंपल्स हमारा सेम है। अब देखिए अगर हमने क्या किया, इसे इसके ऊपर अगर रैप कर दिया, मान लीजिए ये सॉलिड था, गिरता आवाज करता टूट जाता, हमने क्या किया इसको बेंड कर दिया इस ढंग से। अब अगर ये गिरेगा तो इस कपड़े के थ्रू गिरेगा, देखिएगा ये जब गिरेगा यहां से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे इस तरह श्रिंक होगा, यानी कि कांटेक्ट में जीरो तक आने में इसकी वेलोसिटी को कम होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी फोर्स जो लग रहा है वो थोड़ा लार्ज टाइम तक लगेगा। देखिएगा हमने पढ़ा है फोर्स इंटू टाइम किसके बराबर होता है, इंपल्स। इंपल्स तो हमारा फिक्स है भाई, इतना इंपल्स होगा ही, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, इंपल्स अपॉन में टाइम, इंपल्स अपॉन में टाइम। देखिए तो इंपल्स अगर फिक्स है F प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/t, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम ऑफ कांटेक्ट के। टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर ये गिरती है इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा फ्लोर के ऊपर, तो फ्लोर जिसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट अगर हम बढ़ा देते हैं तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझिएगा अगर ये डायरेक्ट गिरता है, मान लीजिए ये सॉलिड फ्लोर है, ये हमारा सॉलिड फ्लोर है, ये गिरेगा इंस्टेंट पे रुक गया तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, बहुत कम हो गया, और टाइम ऑफ कांटेक्ट कम तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा, ये एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर हमने रब कर दिया, क्या कहते हैं इसको, ढक दिया, कवर कर दिया, अब ये गिर रहा है, देखिएगा इतना टाइम लगा इसको रुकने में, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, टाइम ऑफ कांटेक्ट हो गया हमारा ज्यादा। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी फोर्स अगर कम लगेगा ऑब्वियस सी बात है टूटने के चांसेस कम होते हैं। यही कारण होता है कि चाइना जो वेयर होता है हम उसको बॉक्सिंग करके लाते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ बॉक्सिंग करके, कि अगर वो गिरे जमीन पर तो उसका टाइम ऑफ जो इंपैक्ट है वो ज्यादा हो, टाइम ऑफ इंपैक्ट ज्यादा होगा तो उस पर फोर्स कम लगेगा, वर्क डन कम होगा तो वो टूटेगा नहीं। यही कारण है जब हम जंप करते हैं सैंड पे, आप देखिएगा सैंड में थोड़ा सा आप नीचे धस जाइएगा तो टाइम ऑफ जो स्टॉपिंग होगा आपका, जो टाइम ऑफ इंपैक्ट होगा वो बढ़ गया, और टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ गया तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। वही अगर सीमेंटेड पे आप गिरते हैं तो जैसे गिरे वैसे आप रुक गए, और जैसे आप रुक गए तो उसमें फोर्स क्या हुआ, ज्यादा लग गया तो वर्क डन हमारा ज्यादा हो गया, है ना। तो यानी क्या होता है कि अगर हम टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, सबका मेन कारण है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों करते हैं तो आपका सिंपल एक रीजन है, ऐसा इसलिए करते हैं कि टाइम ऑफ जो हमारा वो है इंपैक्ट है वो हमारा इंक्रीज हो जाए, और जब टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फोर्स जो एक्ट होता है उस पर वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज वाई हम लोग क्या करते हैं कि एक खास तरह की पैकिंग करते हैं जो ब्रेकेबल चीज होता है उसके लिए, या फिर तो हम लोग किसी जगह पर जब जहां करना होता है वहां पर हम लोग रेत वगैरह जो होता है ना, जो सैंड होता है, रेयर सैंड होता है, हम उसको बिछा देते हैं, उस पर हम लोग जंप करते हैं ताकि चोट वगैरह ना लगे। ये था हमारा इंपल्स का कॉन्सेप्ट। इंपल्स में मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, या आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। अगर हम एफ और टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फोर्स है, एक जैसा फोर्स है, तो ग्राफ हमारा यूं बनता है, ये फोर्स हो गया और ये हो गया टाइम। तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, इसके कर्व के अंदर का जो एरिया होगा T1 से T2 तक है, ये इस कंडीशन में इसका जो एरिया होगा, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डेल्टा टी। एरिया जो होगा हमने जस्ट पढ़ा था किसके बराबर था, इंपल्स के। यानी कि इसका अगर आपको फिगर दे रखा हो, ग्राफ दे रखा हो, तो सिंपली आप उसका क्या निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए, यू विल गेट द इंपल्स, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं यहां पर कि अगर फोर्स वेरी कर रहा हो, अगर फोर्स वेरी कर रहा हो तो मान लीजिए न्यू वेरी कर गया, कुछ भी हो सकता है ना। इस कंडीशन में तो हम लोग जो है उसके अंदर का जो एरिया होगा तो हमने निकाला था एफ इंटू डी टी। यहां पर हमारा फोर्स क्या होता है, फंक्शन होता है किसका, टाइम का, टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है। इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 तक तब हमें इंपल्स निकलेगा। सिंपली आप कह सकते हैं एरिया अंडर द एफ टी कर्व, फोर्स और टाइम के अंदर का जो एरिया होगा दैट्स द इंपल्स। तो इंपल्स आपको दो तीन तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक होगा P2 माइनस P1 के फॉर्म में आपको निकालना है, एक फोर्स और टाइम के साथ में होगा वो निकालना पड़ सकता है, और जो तीसरा है वो इसके रिस्पेक्ट में दे सकता है, ग्राफ के रिस्पेक्ट में, और एक जो है फोर्स दे देगा आपको टाइम का फंक्शन, उसे इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इंपल्स, ठीक है। इसके बाद इस नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।